गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। अपन देख रहे थे अपना 11वां अध्याय जो कि था कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण, जिसमें अपन ने कल जो अपनी लास्ट वीडियो थी उसमें अपन ने देखा था संप्रेषण किसे कहते हैं, उसकी प्रोसेस क्या है और उसका महत्व क्या है। तो संप्रेषण का मतलब क्या होता है, जिसके अंतर्गत संस्था का जो मालिक रहता है या फिर जो अधीनस्थ कर्मचारी रहते हैं वह अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों तक करते हैं, उसको हम कहते हैं संप्रेषण। अब अपन देखेंगे कि संप्रेषण के अंतर्गत कौन कौन सी बाधाएं आती हैं और उन बाधाओं को अपन कैसे दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहली बाधा होती है संगठनात्मक संरचना। इसका मतलब ये होता है जैसे जैसे संगठन का आकार बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्या होता है, विभागों की संख्या भी अत्यधिक बढ़ती जाती है। अब जैसे जैसे विभाग बढ़ते जाएंगे तो सूचनाओं का आदान प्रदान उसी हिसाब से भी बढ़ता जाएगा। जैसे घर में कम सदस्य हैं तो सूचना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आसानी से पहुंच जाती है। अब सदस्यों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है तो सूचनाएं पहुंच जाती है, लेकिन कभी आधी अधूरी हो जाती है, कभी बड़ा चढ़ाकर पहुंच जाती है। वैसे संगठन की संरचना भी जब बढ़ती जाती है, अलग अलग होती जाती है, तो सूचनाएं प्रॉपर रूप से व्यक्तियों तक पहुंच नहीं पाती है। तो सबसे पहली बाधा होती है इसमें संगठनात्मक संरचना। दूसरा होती है भाषा संबंधी बाधा। अब भाषा संबंधी बाधा के अंतर्गत आता है, जैसे अपन जो अभी बोल रहे हैं, तो अब मैं हिंदी बोल रही हूँ, आप समझ रहे हैं। अब हिंदी की जगह कोई सी भाषा और बोलने लगो, बंगाली बोलने लगो या कर्नाटक की भाषा बोलने लगो तो आप समझ नहीं पाओगे। वैसे ही संस्था में होते हैं बहुत सारे कर्मचारी रहते हैं जो हो सकता है वो भाषा अच्छे तरीके से नहीं समझते हो, इसीलिए भाषा संबंधी बाधा भी होना संप्रेषण की बाधा के अंतर्गत ही आता है। यानी कि जिस भाषा में जो व्यक्ति जानता है अपन को उस भाषा में ही वही बात उस व्यक्ति को समझानी चाहिए। तीसरा होता है दोषपूर्ण उद्देश्य। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए संस्था के कर्मचारियों का उद्देश्य कुछ और हो या फिर उसके बाद जो उच्च अधिकारी हैं उनका उद्देश्य अलग हो। अब पहली बात तो उद्देश्य ही अलग अलग होंगे तो संस्था का उद्देश्य तो कहाँ गया है किसी को पता नहीं है। और कभी कभी क्या होता है संप्रेषण के अंतर्गत अपन सामने वाले व्यक्ति को क्या समझाना चाह रहे हैं वो किस उद्देश्य से उसको ले लेता है या फिर वो कुछ गलत वे में ले लेता है। तो अगर दोषपूर्ण उद्देश्य है तो संप्रेषण होने में बहुत बड़ी बाधा आती है। चौथा होता है समय अभाव। अब कभी कभी क्या होता है समय की बहुत कमी होती है। मान लीजिए अपन किसी व्यक्ति को कोई संदेश भेजते हैं, अब उसको टाइम नहीं मिलता है तो वो संदेश 2-4 दिन में देखे, 1 महीने में देखे, 2 महीने में देखे, क्या पता। तो समय अभाव के मतलब इसका मतलब ये होता है कि जब हम किसी व्यक्ति को भेजने वाले होते हैं तो पता कर लेना चाहिए कि उसको समय है भी या नहीं है, अर्थात जो रिसीवर है उसके पास समय होगा तभी वो जाके वो संदेश को ले सकेगा। इसीलिए समय अभाव भी संप्रेषण की प्रमुख बाधा मानी जाती है। 5वां होता है श्रवण। श्रवण का मतलब होता है कि वह व्यक्ति जो कोई हमारी बात सुनना ही नहीं चाहता है। बहुत से लोग होते हैं केवल बोलने 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 पर ध्यान देते हैं, सामने वाला व्यक्ति क्या कह रहा है उस चीज को हम सुनते ही नहीं है। तो अब जब हम सामने वाला व्यक्ति कोई चीज बोल रहा है और हम उसकी बात को नहीं सुनेंगे तो हम कहाँ से उस जो सूचना हमें मिलती है उच्च अधिकारियों से हम उस पर ध्यान नहीं दे पाएंगे और फिर दूसरे व्यक्तियों से पूछेंगे तो आधी अधूरी सूचना हमें मिलेगी। इसीलिए श्रवण का मतलब होता है कि जब भी हमें संदेश मिलता है तो हमें उसको केयरफुली लिसन यानी कि सुनना चाहिए। तो संप्रेषण की बाधा में संगठन की संरचना अलग अलग होगी तो संप्रेषण में बाधा आएगी। अगर हम जिस व्यक्ति को जो भाषा आती है उसके अलावा उसे हम किसी और भाषा में समझाते हैं तो वह संप्रेषण सही नहीं माना जाएगा। संस्था का उद्देश्य क्या है, कर्मचारियों का उद्देश्य क्या है, वह एक होना चाहिए। अगर दोषपूर्ण उद्देश्य होगा तो वो संप्रेषण यानी कि सूचनाओं को सुनेंगे ही नहीं। साथ ही साथ जो हम जिस व्यक्ति के लिए संदेश भेज रहे हैं अगर उसके पास समय नहीं है तो वह संदेश हम जिस समय में पहुंचाना चाहते हैं वो संदेश उस समय में नहीं पहुंचेगा। और 5वीं चीज है, जब हमें कोई संदेश मिलता है, हमसे कोई बात कहता है तो हमें उस बात को अच्छे तरीके से सुनना चाहिए। सुनने अपनी बातों को बोलते ही रहेंगे और सुनेंगे नहीं तो वो संप्रेषण की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। इस प्रकार होगी संप्रेषण की बाधा। अब अपन देखते हैं संप्रेषण की बाधाओं को दूर करने के उपाय कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला होता है संप्रेषण की योजना। योजना अपन पहले पढ़ चुके हैं जो नियोजन के अंतर्गत ही आता है, किसी भी चीज की प्रॉपर प्लानिंग कर लेना। अब हम अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को कोई भी बात भेजना चाहते हैं तो उसके पहले उसकी प्रॉपर योजना हमें बना लेनी चाहिए। कौन व्यक्ति संदेश भेजेगा, किस कर्मचारी को संदेश भेजना है, कौन सी सूचनाएं देनी है, उसकी एक प्रॉपर प्लानिंग अगर हमारे पास होती है तो हम सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहला होता है संप्रेषण की प्रॉपर योजना बना लेना। दूसरी चीज होती है भाषा, जो कि अभी अपन ने पढ़ा था कि भाषा संबंधी बाधा होगी तो संप्रेषण अपन नहीं कर सकते हैं। तो भाषा के अंतर्गत आता है कि हमें भाषा एकदम सरल रखनी चाहिए ताकि सामने वाला व्यक्ति उसको आसानी
साथ ही साथ अलग अलग कर्मचारी रहते हैं तो सबकी भाषाएं अलग अलग रहती हैं, तो जो कर्मचारी जिस भाषा में हमारी बात समझ सकता है हमें उसी भाषा में उसको वो चीज़ समझानी चाहिए। तीसरा होता है प्रत्यक्ष संप्रेषण। अब इसका मतलब ये होता है कि कर्मचारियों को संदेश हम दूसरे व्यक्तियों से दिलाने की बजाय खुद जाकर उनको संदेश दें, उसको कहते हैं प्रत्यक्ष संप्रेषण। इसका क्या फायदा होता है, जब हम फेस टू फेस सामने किसी व्यक्ति को सूचनाएं पहुंचाते हैं तो उसका असर कुछ अलग रहता है। सूचनाएं जितनी भेजना चाहते हैं हम उतनी ही भेजेंगे। दूसरे व्यक्ति से हमने सूचनाएं भेजी हैं तो मान लीजिए कुछ सूचनाएं कम रह जाती हैं, कुछ चीजें हमारी बढ़ जाती हैं, तो वो प्रॉपर संप्रेषण नहीं हो पाता है, सूचनाएं आदान प्रदान नहीं हो पाती है। इसीलिए हमें संप्रेषण व्यक्तियों से प्रत्यक्ष जाकर ही करना चाहिए। चौथा होता है पारस्परिक विश्वास। इसका मतलब ये होता है संदेश भेजने वाले के बीच में और संदेश प्राप्तकर्ता के बीच में आपस में विश्वास होना चाहिए, भाई एक दूसरे पर ट्रस्ट करना चाहिए कि जो मुझे संदेश भेजा जा रहा है कि वो सही है। और इस प्रकार से अगर विश्वास के संदेश भेजा जाएगा तो कोई फॉर्मेलिटी करने की भी जरूरत नहीं होगी कि हमें लिखित में ही संदेश चाहिए या मौखिक रूप से ही संदेश चाहिए, साइन चाहिए अथॉरिटी के, तभी हम उस चीज को मानेंगे। अर्थात संदेश प्राप्तकर्ता और संदेश भेजने वाले के मध्य में विश्वास रहना चाहिए। पांचवा होता है यथा समय संप्रेषण। इसका मतलब ये होता है कि जो सूचना जिस समय भेजी जानी चाहिए उसको सही समय पर भेजना चाहिए। मान लो कल की छुट्टी है स्कूल की आपकी, तो आज आपको प्रॉपर सूचना मिलेगी कि कल आपको स्कूल नहीं आना है, आपका हॉलीडे है। अब मान लो आपको सूचना नहीं मिली और आप स्कूल आ गए, फिर कल आके कोई आपको स्कूल में बताए कि आज को हॉलीडे था, तो वो प्रॉपर सूचना नहीं हुई तो आपका टाइम भी वेस्ट हो गया और सारी चीजें काम नहीं कर पाई। ऐसे ही संस्था होती है, संस्था के अंतर्गत कोई सूचना हमें कर्मचारियों को भेजनी है तो भाई जिस समय पर जो सूचना भेजनी है हमें उसी समय पर वो सूचना भेजनी चाहिए, ताकि जो काम हमें कर्मचारियों से कराना है वो हम सही समय पर करा सकें। इस प्रकार ये उसकी बाधाओं को दूर करने के उपाय है उसकी प्रॉपर योजना बना लेना। भाषा एकदम सरल और सहज होनी चाहिए ताकि हम आसानी से समझ सकें। जो हमें संप्रेषण भेजना चाहिए वो एक निश्चित समय पर भेजना चाहिए, मतलब जिस समय पर जो सूचना भेजनी चाहिए। साथ ही साथ संप्रेषण जहाँ तक हो सामने वाले को कोई चीज समझानी है तो हमें प्रत्यक्ष जाकर उसको वो चीज समझानी चाहिए। साथ ही साथ प्राप्तकर्ता और जो संदेश भेजने वाला है वह एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। इस प्रकार हुआ ये संप्रेषण की बाधाएं और संप्रेषण को दूर करने के उपाय। अब अपन देखते हैं कि संप्रेषण के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो जैसे अपन ने पढ़ा था संगठन के प्रकार होते हैं, एक औपचारिक संगठन होता है, वैसे ही अनौपचारिक संगठन होता है। तो यहाँ पर संप्रेषण भी दो प्रकार का होता है, एक औपचारिक संप्रेषण होता है और दूसरा हमारा अनौपचारिक संप्रेषण होता है। अब औपचारिक संप्रेषण के अंतर्गत क्या किया जाता है, जैसे किसी अधीनस्थ कर्मचारियों को कोई सूचनाओं का आदान प्रदान करना है या फिर कोई उनकी समस्याएं सुननी है तो वो पूरी फॉर्मल रूप में होंगी, लिखित रूप में संदेश भेजे जाएंगे, लिखित रूप में ही समस्याएं प्राप्त होंगी, तो उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, औपचारिक संप्रेषण। यानी कि सारी चीजें क्या होती है, एक श्रृंखला के अंतर्गत होती है। कौन व्यक्ति किसको संदेश भेजेगा, किस विभाग के अंतर्गत कौन हेड है जो संप्रेषण का काम करेगा, यानी कि सारी की सारी बातें जो होती हैं वो क्या होती है, औपचारिक रूप से होती है। यानी कि कोई ढील मटोल का कोई काम नहीं रहता है कि हम अपने मन से कुछ भी समस्याएं बता रहे हैं या फिर उनको बनावटी रूप से बता रहे हैं। सारी चीजें एक निश्चित प्रोफार्मा के तहत होती है, यानी कि लिखित रूप में होती है, उनको कहते हैं क्या है कि वो औपचारिक संप्रेषण। वहीं पर देखिए कि अनौपचारिक संप्रेषण क्या होता है। तो अनौपचारिक संप्रेषण का मतलब होता है कि जब किसी व्यक्ति को अपने विचारों को या अपनी भावनाओं को या फिर कोई बात है जो उसको किसी से शेयर करनी होती है, तो ऐसे में जब हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि वो अनौपचारिक संप्रेषण है। इसको अंगूरी लता संप्रेषण भी कहते हैं। अब इसके अंतर्गत क्या होता है, जैसे कि कोई संस्था है जिसके अंदर बहुत सारे कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, तो अब वो कर्मचारियों की कोई समस्याएं होंगी, कोई सुझाव होंगे, किसी को अपने घर परिवार की बात शेयर करनी पड़ेगी या किसी की कुछ फीलिंग्स होंगी या कुछ होगा, तो वो जब हम एक दूसरे से आदान प्रदान करने लगते हैं तो उस चीज को हम कहते हैं कि वो क्या है, अनौपचारिक संप्रेषण है। तो इस प्रकार एक हुआ हमारा औपचारिक संप्रेषण और अनौपचारिक संप्रेषण। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखते हैं कि इनके कौन कौन से गुणदोष होते हैं, क्योंकि औपचारिक संप्रेषण में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि एक निश्चित मार्ग होता है, इसका निश्चित रूप से भेजी जाती है। इनमें कोई अपन को ये नहीं रहता है कि ये सूचना गलत ही होगी, क्योंकि वो लिखित रूप से है और उच्च अधिकारी से मिलती है। वैसे इसके बहुत दोष भी होते हैं कि लंबी प्रक्रिया होती है, पहले यहाँ भेजो वहाँ भेजो, ये सारी चीजें तो इसके गुणदोष होते हैं। इसी प्रकार ऐसे इसमें होता है, इसमें विश्वास नहीं कर सकते हैं, सूचनाओं को बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखा दिया जाता है। अब इसका महत्व देखें तो ये हो सकता है कि सूचनाएं बहुत जल्दी भेजी जा सकती हैं इसमें। अब अगर किसी को कोई बात शेयर